शादी का दिन आ चुका था। विला मीरा मेहमानों की चहल पहल और शहनाई की गूंज से भरा हुआ था, लेकिन इस शोर के बीच देवराज और अवनी ने अपने लिए एक ऐसा पल चुरा लिया जो उनके ब्लूप्रिंट का सबसे निजी और जादुई हिस्सा था। अंतिम अनावरण, सिल्क और साये का मिलन। शादी के मंडप की ओर जाने से ठीक पहले देवराज अवनी के कमरे में दाखिल हुआ। अवनी अपने लाल रेशमी जोड़े और भारी गहनों में सजी आईने के सामने खड़ी थी। वो किसी भव्य मंदिर की अधिष्ठात्री देवी जैसी लग रही थी, सुंदर, अभेद्य और जादुई। देवराज ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बाहर ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कमरे के भीतर केवल अवनी के सांसों की तेज होती रफ्तार सुनाई दे रही थी। वो धीरे से उसके पीछे आया और आईने में उसकी आंखों में देखते हुए उसके नंगे कंधों पर अपनी हथेलियां रख दीं। दुनिया बाहर एक भव्य इमारत का उद्घाटन देख रही है अवनी, देवराज ने उसकी गर्दन के पास अपनी भारी और नशीली आवाज में कहा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस संरचना की असली रूह केवल मेरे लिए है। उसने धीरे से उसकी गर्दन पर लटके भारी हार को हटाया और अपनी उंगलियों से उसकी त्वचा के उस हिस्से को छुआ जो अब भी उसके स्पर्श के लिए प्यासा था। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे झुककर अपना सिर देवराज के मजबूत सीने पर टिका दिया। देवराज, आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं, तुम्हारे जीवन की सबसे स्थायी मास्टरपीस बनने के लिए। देवराज ने उसे झटके से अपनी ओर घुमाया। उसकी सिल्क की साड़ी की खसखसाहट और अवनी की चूड़ियों की खनक ने कमरे के तापमान को बढ़ा दिया। उसने अवनी की कमर को अपने हाथों के घेरे में लिया और उसे दीवार के नक्काशीदार लकड़ी के पैनल से सटा दिया। कल रात की वो नींव अभी भी मेरे जिस्म पर तुम्हारी निशानियों के रूप में मौजूद है, उसने उसकी आंखों में जुनून के साथ देखते हुए कहा। उसने अवनी के घूंघट को थोड़ा पीछे हटाया और उसके होठों को एक ऐसे चुंबन में कैद कर लिया जो किसी शपथ से भी ज्यादा गहरा था। यह चुंबन उनकी शादी की रस्मों से पहले का एक निजी अनुबंध था। अवनी ने अपने हाथ देवराज के कोट के अंदर डाल दिए, उसकी गर्माहट को महसूस करते हुए। कोई भी दीवार हमें अलग नहीं कर सकती देवराज। आज हम सबके सामने एक होंगे, लेकिन हम एक दूसरे के भीतर पहले ही विलीन हो चुके हैं। देवराज का हाथ अवनी की पीठ के उस खुले हिस्से पर रेंग रहा था जहां से उसकी सिल्क की चोली शुरू होती थी। उसका स्पर्श आज और भी ज्यादा अधिकारपूर्ण और मांगने वाला था। आज रात, देवराज ने चुंबन तोड़ते हुए फुसफुसाया, हम इस घर के सबसे ऊंचे शिखर पर अपने प्यार का झंडा गाड़ेंगे। आज रात कोई नियम नहीं होगा, सिर्फ हम और हमारा अनंत जुनून। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वे दोनों एक दूसरे में इस तरह गुंथ चुके थे जैसे वे किसी जटिल और सुंदर डिजाइन के दो अटूट हिस्से हों। उन्होंने एक दूसरे को एक अंतिम गहरा और वादा करता हुआ देखा। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं, मेहमान जा चुके थे और विला मीरा अब केवल उन दोनों का था। हवेली की खामोशी में अब एक नई गूंज थी, वो गूंज जो उनके मिलन की गवाह बनने वाली थी। अंतिम अधिभोग, रूहानी और जिस्मानी पूर्णता। मास्टर बेडरूम में केवल चमेली के फूलों और जलती हुई मोमबत्तियों की महक थी। अवनी खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी, उसका भारी लाल जोड़ा और गहने अब उसे एक सुखद बोझ की तरह लग रहे थे। देवराज कमरे में आया और उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो आवाज अवनी के दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफी थी। देवराज धीरे धीरे उसके पीछे आया। उसने अवनी की कमर पर अपने हाथ रखे और उसे अपनी ओर खींच लिया। मिसेज अवनी देवराज, आज इस घर का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आधिकारिक रूप से मिल गया है, उसने उसकी गर्दन के पीछे की कोमल त्वचा को अपने होठों से छूते हुए फुसफुसाया। अवनी ने पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखा, जहां अब कोई पेशेवर दूरी नहीं थी, केवल एक अथाह सागर जैसा जुनून था। तो मिस्टर चीफ आर्किटेक्ट, क्या आपकी अंतिम जांच शुरू हो सकती है? उसने देवराज की शेरवानी के बटनों पर अपनी कांपती उंगलियां टिकाते हुए कहा। देवराज ने बिना एक शब्द कहे अवनी को गोद में उठा लिया और उसे मखमली बिस्तर के बीचों बीच लिटा दिया। उसने अवनी के भारी गहनों को एक एक कर उतारना शुरू किया। हर गहने के हटने के साथ जैसे उनके बीच की आखिरी औपचारिक दीवार भी गिर रही थी। जब उसने अवनी की चोली की डोरी को ढीला किया तो अवनी की सांसें उसके सीने से टकराने लगीं। अवनी, तुम मेरी जिंदगी का वो डिजाइन हो जिसे मैं ताउम्र सिर्फ महसूस करना चाहता हूं, देवराज ने उसकी आंखों में गहरे उतरते हुए कहा। उसने झुककर अवनी के पेट और नाभि के पास एक ऐसा चुंबन दिया जिससे अवनी की पूरी देह धनुष की तरह तन गई। उसके नाखून देवराज के मजबूत कंधों में गड़ गए। उनकी नग्नता अब केवल शरीर का प्रदर्शन नहीं थी, वो संरचनात्मक ईमानदारी की पराकाष्ठा थी जिसकी नींव उन्होंने उस बेसमेंट में रखी थी। कपड़ों की हर परत के हटने के साथ वे एक दूसरे की आत्माओं के और करीब पहुंच रहे थे। कमरे की हवा उनके पसीने और बेतहाशा प्यार की खुशबू से भारी हो गई थी। जब वे अंततः उस चरम सुख के क्षण में एक हुए तो वो किसी विशाल बांध के टूटने जैसा था। उनकी लय, उनकी गति और उनका समर्पण उस मास्टर प्लान का हिस्सा था जिसे कुदरत ने उनके लिए बनाया था। अवनी की सिसकियां देवराज के नाम के साथ मिल गईं और देवराज ने उसे इस तरह अपने भीतर समेट लिया जैसे वो उसे कभी खुद से अलग नहीं होने देगा।
सुबह की पहली किरण जब उनके उलझे हुए शरीरों पर पड़ी तो विला मीरा का हर कोना जान चुका था कि ये घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवित धड़कता हुआ प्यार का स्मारक है। हनीमून के लिए देवराज ने एक ऐसी जगह चुनी थी जो किसी आर्किटेक्चरल अजूबे से कम नहीं थी, समुद्र के बीचों बीच बना एक ग्लास विला। यहाँ दीवारें कंक्रीट की नहीं बल्कि पारदर्शी कांच की थी, जहाँ नीले समंदर की लहरें और उनके बीच का जुनून एक दूसरे में समा रहे थे। पारदर्शिता का चरम, बिना किसी सीमा का प्रेम। विला के भीतर का माहौल बाहर के समंदर से कहीं ज्यादा तूफानी था। देवराज ने अवनी को उस कांच की दीवार के सहारे रोका जिसके ठीक पीछे लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। सूरज ढल रहा था और उसकी नारंगी रोशनी अवनी के बदन पर ऐसे पड़ रही थी जैसे वो तांबे की कोई जलती हुई मूरत हो। देवराज ने उसकी रेशमी नाइट ड्रेस की पतली स्ट्रैप को अपनी उंगलियों से नीचे खिसकाया। अवनी, विला मीरा में हमने पुरानी दीवारों को गिराया था, उसने उसकी नंगी पीठ पर अपने गर्म होठों का दबाव बनाते हुए फुसफुसाया। लेकिन यहाँ हमने उस ट्रांसपेरेंसी को पा लिया है जहाँ हमारे और कुदरत के बीच कुछ भी नहीं है। अवनी ने पीछे मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में वही बेबाक निमंत्रण था जो देवराज के नियंत्रण को पल भर में ध्वस्त कर सकता था। उसने देवराज की शर्ट के बटन खोलकर उसे फर्श पर गिरा दिया। तो मिस्टर आर्किटेक्ट, क्या आप इस ओपन प्लान जिंदगी के अगले चरण के लिए तैयार हैं? उसने उसकी कमर के घेरे में अपने पैर लपेटते हुए चुनौती दी। देवराज ने उसे झटके से ऊपर उठाया। अवनी की त्वचा कांच की ठंडक और देवराज की जिस्मानी गर्मी के बीच सैंडविच हो गई थी। उनकी सांसें एक दूसरे के मुंह में घुल रही थीं। देवराज के हाथ अवनी के शरीर के हर एलिवेशन और कर्व को ऐसे पहचान रहे थे जैसे वो उन्हें दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए दर्ज कर देना चाहता हो। आज कोई ब्लूप्रिंट नहीं होगा अवनी, देवराज ने उसकी जांघों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गहरी आवाज में कहा। आज सिर्फ फ्लूइड डायनामिक्स होगी, जैसे ये लहरें, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के। जब वे उस पारदर्शी फर्श पर एक हुए तो ऐसा लगा जैसे वे हवा और पानी के बीच तैर रहे हों। उनका मिलन उग्र, आदिम और पूरी तरह से बेबाक था। अवनी की सिसकियां लहरों के शोर के साथ मिलकर एक ऐसा संगीत रच रही थीं जो केवल वे दोनों ही समझ सकते थे। हर स्पर्श एक नई ऊंचाई को छू रहा था और हर धड़कन उस अटूट गठबंधन की गवाह थी जिसे उन्होंने खुद बनाया था। उस रात उस कांच के विला ने देखा कि कैसे दो इंसान अपनी सारी पेशेवर पहचान भूलकर सिर्फ एक दूसरे की रूह और जिस्म की गहराइयों में खो गए। उन्होंने न केवल एक दूसरे को प्यार किया बल्कि एक दूसरे के भीतर अपना एक नया संसार डिजाइन किया। कांच के विला में वो रात अभी थमी नहीं थी। बाहर समंदर का ज्वार चढ़ रहा था और अंदर देवराज और अवनी के बीच जुनून का ज्वार अपनी सभी सीमाओं को लांघने के लिए बेताब था। अनंत विस्तार, लहरों और धड़कनों का संगम। चांद अब आसमान के बीचों बीच था और उसकी दूधिया रोशनी ने विला के अंदरूनी हिस्से को एक अलौकिक चमक से भर दिया था। देवराज ने अवनी को बिस्तर से उठाकर उस विशाल इंडोर पूल के किनारे ले गया जहां पानी की सतह पर चांदनी नाच रही थी। अवनी ने देवराज के गले में अपनी बाहें डाल दीं। उसका गीला बदन देवराज के गर्म शरीर से चिपक गया था। देवराज, आर्किटेक्चर में हम नेगेटिव स्पेस की बात करते हैं, वो खाली जगह जो एक डिजाइन को पूरा करती है, उसने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए फुसफुसाया। लेकिन तुम्हारे करीब होने पर मुझे एहसास होता है कि मेरे अंदर अब कोई खाली जगह नहीं बची है। देवराज ने उसे धीरे से पानी के भीतर उतारा और खुद भी उसके करीब आ गया। पानी की शीतलता उनके जिस्मों की बढ़ती गर्मी को शांत करने में नाकाम थी। उसने अवनी को पूल की दीवार से सटा दिया और उसके भीगे चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। अवनी, तुम मेरी जिंदगी का वो परफेक्ट वॉल्यूम हो जिसे मैं बार बार मापना चाहता हूँ, हर बार एक नई गहराई के साथ। उसने झुककर अवनी के कंधों और पानी के ऊपर तैरते उसके वक्ष के ऊपरी हिस्से पर अपने होठों से एक उग्र और अधिकारपूर्ण छाप छोड़ी। अवनी ने एक गहरी और कांपती हुई आह भरी और उसका शरीर पानी के भीतर देवराज की जांघों से और भी मजबूती से जुड़ गया। कोई नक्शा नहीं, कोई दिशा नहीं, बस तुम, अवनी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। देवराज के हाथ पानी के नीचे अवनी के शरीर के हर गुप्त मोड़ और कोमल ढलान को एक नए सिरे से डिजाइन कर रहे थे। उनका मिलन पानी के भीतर एक लयबद्ध नृत्य की तरह था, धीमा, गहरा और अत्यंत तीव्र। कपड़ों का कोई नामो निशान नहीं था, केवल उनकी त्वचा का एक दूसरे से टकराना और पानी की छप-छप की आवाज थी जो कमरे के सन्नाटे को तोड़ रही थी। जब वे चरम आनंद की उस अवस्था में पहुंचे जहां समय और स्थान का बोध लुप्त हो जाता है, तो देवराज ने अवनी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। वो केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक रूहानी विलय था। अवनी ने उसकी गर्दन पर अपने दांतों से एक हल्का निशान छोड़ा, एक स्थायी मुहर कि वो केवल उसकी है। उस रात समंदर की लहरों ने एक ऐसे प्रेम की गवाही दी जो पारदर्शी था, शक्तिशाली था और किसी भी मानवीय ढांचे से कहीं अधिक विशाल था। हनीमून की वो रात अब अपने सबसे गहरे और सबसे मादक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी।
विला के बाहर समंदर का शोर बढ़ गया था, जैसे प्रकृति भी उनके भीतर उठते तूफान का साथ दे रही हो। कच्चा समर्पण, बेबाक डिजाइन की पूर्णता। पूल से बाहर निकलने के बाद उनके शरीर पानी की बूंदों से चमक रहे थे। देवराज ने बिना एक पल की देरी किए अवनी को एक रेशमी तौलिए में लपेटा, लेकिन उसे सुखाने के बजाय उसने उस तौलिए को धीरे से फर्श पर गिरा दिया। अवनी की नग्नता उस मध्यम रोशनी में किसी कीमती संगमरमर की नक्काशी जैसी दिख रही थी, शुद्ध, सुंदर और उत्तेजक। देवराज ने उसे सीधे उस ऊंचे वर्क टेबल पर बिठाया जहां उसने कुछ ब्लूप्रिंट्स फैला रखे थे। अवनी की नंगी पीठ उन ठंडे कागजों को छू रही थी, जबकि देवराज की गर्म हथेलियां उसकी जांघों के अंदरूनी हिस्सों पर एक जलती हुई लकीर खींच रही थीं। देवराज। अवनी ने अपनी गर्दन पीछे झुकाते हुए उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी और बेतहाशा मांग थी। आज रात का आखिरी डिजाइन रिव्यू। अवनी, देवराज ने उसकी आंखों में आग की तरह दहकते जुनून के साथ देखते हुए कहा। उसने झुककर अवनी के नाभि के पास एक गहरा और जलता हुआ चुंबन दिया, जिससे अवनी का पूरा शरीर एक बिजली की लहर की तरह कांप उठा। उसने देवराज के मजबूत बालों को अपनी उंगलियों में कसकर जकड़ लिया। देवराज के हाथ अब किसी अनुशासन को नहीं मान रहे थे। वो अवनी के बदन के हर सेंसिटिव जोन को इस तरह एक्सप्लोर कर रहा था जैसे वो कोई अनछुआ द्वीप हो। अवनी ने उसे अपने और करीब खींचते हुए उसके कान में फुसफुसाया। तुम्हारी हर छुअन मेरी रूह की संरचना को बदल रही है। मुझे और गहराई से महसूस करो, देवराज। इस तरह कि मेरा वजूद तुम्हारे नाम के ब्लूप्रिंट में बदल जाए। जब वे उस मेज पर उन कागजों और नक्शों के बीच एक हुए तो वो किसी विस्फोट जैसा था। मेज पर रखे हुए पेन और रूलर फर्श पर बिखर गए, लेकिन उनके लिए अब केवल एक ही पैमाना बचा था, उनके जिस्मों का घर्षण और उनकी सांसों की बढ़ती रफ्तार। देवराज की हर हरकत में एक ऐसा अधिकार था जो अवनी को पूरी तरह से अपना बना रहा था, और अवनी का हर समर्पण देवराज को उसकी अपनी ही सीमाओं से परे ले जा रहा था। उस रात उस ग्लास विला ने देखा कि कैसे दो शरीरों ने मिलकर एक ऐसी इमारत खड़ी की जिसकी कोई छत नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ एक अनंत, बेबाक और आदिम जुनून था। जब वे थककर एक दूसरे में सिमटे तो मेज पर रखे हुए खाली कागजों पर उनके प्यार के पसीने और समर्पण की एक ऐसी अनकही कहानी छप चुकी थी जिसे दुनिया का कोई भी आर्किटेक्ट कभी दोबारा नहीं दोहरा सकता था। अगली सुबह की हल्की गुलाबी रोशनी समंदर की लहरों पर नाच रही थी, लेकिन विला के भीतर का मंजर अब भी उस रात के मध्यम और गहरे जुनून की गूंज से भरा हुआ था। सुबह का संरेखण, जुनून की नई ऊंचाइयां। अवनी की आंखें खुली तो उसने खुद को देवराज के मजबूत आलिंगन में पाया। बिस्तर की चादरें उनके रात भर के संघर्ष और मिलन की गवाह बनकर फर्श पर बिखरी हुई थीं। देवराज जाग रहा था और उसकी उंगलियां अवनी की नग्न पीठ पर किसी जटिल नक्शे की तरह डिजाइन बना रही थीं। अभी तो सूरज पूरी तरह नहीं निकला, मिस्टर आर्किटेक्ट। अवनी ने अपनी करवट बदलते हुए देवराज की आंखों में झांका। उसकी आवाज में रात भर के प्यार की एक मीठी खुरदरापन थी। देवराज ने उसे झटके से अपने ऊपर खींच लिया, जिससे अवनी का कोमल बदन उसके सख्त सीने से पूरी तरह सट गया। एक अच्छा आर्किटेक्ट कभी भी अपनी साइट को अधूरा नहीं छोड़ता, अवनी, देवराज ने शरारत और जुनून के मिश्रण के साथ कहा। कल रात हमने जो स्ट्रक्चर शुरू किया था उसकी फिनिशिंग अभी बाकी है। उसने अवनी के चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और उसके होठों को एक ऐसे चुंबन में जकड़ लिया जिसमें सुबह की ताजगी और रात का अधूरा प्यास दोनों शामिल थे। अवनी ने अपनी बाहें देवराज की गर्दन के चारों ओर कस लीं, उसे अपने और करीब महसूस करते हुए। देवराज के हाथ अब उसकी कमर के नीचे के उस मोड़ को तलाश रहे थे जो उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत कर्व था। देवराज। अवनी ने उसके चुंबन के बीच ही गहरी सांस ली। बाहर दुनिया हमें देख सकती है। उसने उस विशाल पारदर्शी कांच की दीवार की ओर इशारा किया। देखने दो, देवराज ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए उसके बदन के एक संवेदनशील हिस्से पर अपने दांतों से हल्का दबाव बनाया। आज समंदर को भी पता चलना चाहिए कि विला मीरा के आर्किटेक्ट्स जब एक होते हैं तो कुदरत का हर नियम छोटा पड़ जाता है। उस सुबह का मिलन किसी धीमी आग की तरह था जो धीरे धीरे सुलगती रही और फिर एक धधकती ज्वाला में बदल गई। कांच के उस पार समंदर की लहरें उठ रही थीं और विला के भीतर अवनी की सिसकियां और देवराज की भारी होती धड़कनें एक दूसरे में विलीन हो रही थीं। कपड़ों का कोई सवाल ही नहीं था। वे उस पारदर्शिता में पूरी तरह से नग्न और सच्चे थे, एक दूसरे के लिए और अपने प्यार के लिए। जब चरम आनंद की उस लहर ने उन्हें छुआ तो ऐसा लगा जैसे वो विला, वो समंदर और वे दोनों एक ही बिंदु पर आकर ठहर गए हों। अब वे सिर्फ दो शरीर नहीं थे, वे एक ऐसी मास्टरपीस बन चुके थे जिसका निर्माण कभी खत्म नहीं होने वाला था।